Good morning, friends. Good morning and welcome to Unacademy SSC JEE channel. My name is अविनाश कुमार और आप लोग पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर एनालिसिस। फटाफट से देख लेते हैं कल की क्लास का रिकैप, देन वील मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज द क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन। फटाफट से देख लेते हैं कल हमने क्या क्या देखा था। क्विक रिकैप वी हैव। कल की क्लास में हमने बात की थी वेरियस मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस। उसके अंदर मैंने आप लोगों से बात की थी मेनली दो मेथड की। The first one was method of force method. The second one was displacement method. Displacement method को मैंने आपको बताया था दो मेथड होते हैं। फर्स्ट वन इज स्लोप डिफ्लेक्शन और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, जो मेनली हमको पढ़ने हैं। तो कल हमने बात स्टार्ट की थी विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। मैंने आप लोगों को बताया था दैट स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन कंप्राइजेज ऑफ मेनली थ्री कंपोनेंट्स। फर्स्ट वन वाज द इफेक्ट ऑफ लोडिंग, जिसके अंदर हमको फिक्स एंड मोमेंट्स कैलकुलेट करने होते हैं टू कैलकुलेट मेंबर एंड मोमेंट्स। देन the effect of rotational slip, and the third section was the effect of settlement of supports. तो ये तीन सेक्शन के डिवाइडेड था और इस तीन सेक्शन को मिला के हमारे पास मेंबर एंड मोमेंट का फॉर्मूला निकल के आया था, जो कुछ इस तरीके से था दैट एम ए बी इज इक्वल्स टू एम एफ ए बी फिक्स्ड एंड मोमेंट ए बी प्लस 2 EI बाई एल 2 थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल्टा बाई एल। ये हमारे पास स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन निकल के आई थी। एंड आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कि हमारे पास वेरियस फॉर्मूला कौन कौन से होते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड एंड मोमेंट। मैंने आपको बताया था फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड एंड मोमेंट व्हेन द बोथ एंड्स आर फिक्स्ड, व्हेन अ पॉइंट लोड इज अप्लाइड द मोमेंट वाज PL/8। जब यूडीएल अप्लाई किया था तो हमारे पास WL²/12 था। जब एक एंड फिक्स दूसरा एंड आपका हिंज था और उसके अंदर पॉइंट लोड अप्लाई था तो हमारे पास था 3PL/16। फिर उसी केस के अंदर कैंटिलीवर बीम के अंदर ही विद प्रॉप्ड एंड जब हमने यूडीएल अप्लाई किया था द फिक्स्ड एंड मोमेंट केम आउट टू बी PL²/8। इस तरीके से हमारे पास नंबर ऑफ 8 फॉर्मूले मैंने वहां पे आपको नोट डाउन कराए थे। सारे के सारे फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद मैंने बात की थी आप लोगों से द सेकंड मेथड वाज मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। सेकंड मेथड वाज मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसके अंदर मैंने आपको बताया था द कैलकुलेशन ऑफ मेंबर एंड मोमेंट्स इज कैलकुलेटेड इज डन बाय लॉकिंग एंड अनलॉकिंग द सपोर्ट्स। लॉक करते हैं, अनलॉक करते हैं, आफ्टर रिलीजिंग द मोमेंट्स बैलेंसिंग इट, रिलीजिंग द मोमेंट बैलेंसिंग इट, इवेंचुअली विल सेटल डाउन द सपोर्ट्स। उसके हिसाब से हम वहां पे कैलकुलेशन करते हैं। फॉर दैट कैलकुलेशन हमारे को स्टिफनेस ऑफ द मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है। आई हैव टोल्ड यू स्टिफनेस इज डिफाइंड एज द मोमेंट रिक्वायर्ड फॉर द यूनिट रोटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर जॉइंट इज कॉल्ड द स्टिफनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर मेंबर। उसके बाद मैंने डिफाइन किया था आप लोगों से डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है आपका स्टिफनेस ऑफ अ पर्टिकुलर मेंबर दैट इज K ऑफ एनी मेंबर डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ स्टिफनेस ऑफ जॉइंट। जॉइंट स्टिफनेस होगा जो जितने भी मेंबर आपके मिल रहे हैं आके ऑन द जॉइंट, द समीशन ऑफ ऑल द स्टिफनेस ऑफ दोस मेंबर्स इज कॉल्ड द जॉइंट स्टिफनेस। तो इस तरीके से आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकल के आया था। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का क्या रोल था कि जो भी मोमेंट हम अप्लाई करेंगे उस जॉइंट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के रेशियो में, उसी रेशियो में आपका वहां पे डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद मैंने आप लोगों से बात की थी एक क्वेश्चन की और उस क्वेश्चन की हेल्प से हमने मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को फिनिश किया था। क्लियर है यहाँ तक? अभी तक की क्लास में किसी को कोई डाउट होगा? टेल मी। चलिए ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं उसकी बात करेंगे एंड देन विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस। फोर्स मेथड की बात करेंगे एंड देन द टॉपिक विल बी फिनिश्ड दैट इज मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस। चलिए, बिफोर स्टार्टिंग द क्लास लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज अविनाश कुमार। आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 4 in SSC JEE 2017 and all India rank of 225 in GATE 2017. 2 times ESE mains qualified and I am BTech from NIT Jaipur and from the last 2 years I have been guiding for all the technical exams. तो मेरे को टीचिंग के साथ साथ मेरे को नंबर ऑफ एग्जाम्स में अपीयर होने का भी एक्सपीरियंस है। अपार्ट फ्रॉम दीज एग्जाम्स आई हैव क्लियर्ड DMRC, WRD, JEE, DFCCIL, Green Gas Limited. नंबर ऑफ एग्जाम्स आई अपीयर्ड, नंबर ऑफ एग्जाम्स आई क्लियर्ड। तो आई कैन टेल यू कि आपको एग्जाम में कैसे अपीयर होना है। आई कैन टेल यू कि आपको वहां पे अटेम्प्ट कैसे करना है। फॉर ऑल दीज थिंग्स यू कैन ज्वाइन विद मी
द सब्जेक्ट्स जो है जो मैं डील करता हूँ दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आरसीसी डिजाइन, स्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, सॉइल मैकेनिक्स. वन मोर अनाउंसमेंट इज दैट फ्रॉम 1st of August, from 1st of August, I am going to start fluid mechanics on Unacademy SSC JEE channel only. इसी चैनल पे Unacademy SSC JEE चैनल पे ही जो है मैं फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करने वाला हूँ फ्रॉम द 1st of August. From the 5th of August, I am going to start transportation engineering on the plus platform of SSC JEE. वहाँ मैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग स्टार्ट करने वाला हूँ. तो यू कैन ज्वाइन विद मी, यू कैन लर्न फ्लूइड मैकेनिक्स, यू कैन लर्न ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग. फ्लूइड मैकेनिक्स में आई विल कवर हाइड्रोलिक मशीन्स ऑल्सो, तो आप वहाँ पे वो भी कवर कर सकते हैं. एंड दोज हु वांट टू ज्वाइन प्लस सब्सक्रिप्शन, get the plus subscription by joining by using this code Avinash11. You will get 10% off and you can connect with me directly for any further guidances. अब प्लस के क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरीके से वो बेटर है एज कम्पेयर टू यूट्यूब पे, क्योंकि पूरा का पूरा कंटेंट आपको यूट्यूब पे भी मिल रहा है. सो व्हाई शुड वी गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन? देयर आर नंबर ऑफ बेनिफिट्स ऑफ हैविंग प्लस सब्सक्रिप्शन. देयर विल बी लाइव क्लासेस, तो लाइव क्लासेस तो यहाँ भी है. क्या डिफरेंस है? यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन लाइव क्लासेस. यहाँ पे आपके कमेंट्स को पढ़ने में मेरे को लैग आता है, बट there will be live comments, there will be live interaction, that is more important, and that is the most beneficial thing of having online classes. Crash courses are there, these are type of revision courses जो आपका एग्जाम से जस्ट पहले आपको कराया जाता है. एंड दिस इज रैंक इम्प्रूवमेंट बैच जो अभी करंटली रनिंग है इन द प्लस प्लेटफॉर्म. इंग्लिश एंड हिंदी बैचेस आर देयर, डाउट क्लियरिंग सेशंस, एंड यू आर हैविंग वीकली टेस्ट ऑल्सो. तो आप वहाँ पे अपने आप को जज कर सकते हैं. ठीक है, चलिए, this is the method, this is the process how you can go for the plus subscription. Pick a goal, click on get subscription, okay, and go for the time period. Students, those who are preparing for SSC JEE or GATE or ESE examination should go for 12 months or 24 months, क्योंकि prelims is the pre stage. आपको मेन जिसकी तैयारी करनी है that is of mains. तो मेंस की तैयारी करने के लिए you will require a longer time. ठीक है, और अभी एग्जाम ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुका है, दैट इज फ्रॉम द अक्टूबर. तो उसके बाद आपका मेंस कब होगा दैट इज नॉट फिक्स्ड येट. तो उसके हिसाब से यू शुड गो फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स. एंड यू कैन यूज दिस कोड Avinash11 एंड यू कैन कनेक्ट विद मी डायरेक्टली एंड यू विल गेट 10% एडिशनल ऑफ ऑन ऑल टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन. चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप गेट के लिए जा रहे हैं, चाहे आप आपके कोई रिलेटिव क्लास 10th 12th के लिए जा रहे हैं, चाहे IIT के लिए जा रहे हैं, वट एवर यू आर गोइंग फॉर, in all type of subscription you will get an instant off by using this code. चलिए, and these are the various payment methods जो available है आपके पास. that is credit card option is there, debit card options are there, and EMI options are also there. you can see here number of options of EMI also there. तो वहाँ पे आप पर मंथ के हिसाब से चाहे आप 6 months के लिए, 3 months के लिए और 12 months के लिए भी जा सकते हैं फॉर यूजिंग EMI options. And remember to apply this code while going for the plus subscription Avinash11. Okay, this is the Telegram page having all the PDFs that is going on, and this is the Facebook community. उसको ज्वाइन करके आप जो है कनेक्ट हो सकते हैं. ओके, चलिए शुरू करते हैं. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस की बात करेंगे एंड देन द टॉपिक विल बी फिनिश्ड. थ्योरी कर लिया, क्वेश्चन नहीं किया, दैट इज ऑफ नो यूज. तो बढ़िया क्वेश्चंस देखेंगे, कंसेप्ट्स भी क्लियर होंगे एंड रिवीजन एंड प्रैक्टिस बोथ विल बी देयर. चलिए, ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज the given figure shows a portal frame with one end fixed and other end hinged. The ratio of the fixed end moments MBA by MCD due to side sways. Now fixed end moment due to side sway, इसको समझ लीजिए कैसे होता है ये. This structure will sway like this. ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से sway करेगा, कुछ इस तरीके से sway करेगा. The MBA will be equal to 6EI delta by L square. 6EI delta by L square. Delta is the sway of this structure, delta,
6 EI डेल्टा डिवाइड बाय L स्क्वायर। यहाँ पे आपका I is I, L is L, तो this will be the value. Now MCD, when the far end is hinged and delta displacement is there, in this case the moment generated is equals to 3 EI delta divided by L square. Now in this case the I is 0.5, तो 3 into E into 0.5 I delta divided by L square. L is L by 2, तो L by 2 का whole square. This will comes out to be 3 into 1.5 into 4, 6 EI delta divided by L square. So हमसे पूछा है MBA divided by MCD, MBA divided by MCD, and that will be equal to 1. तो करेक्ट ऑप्शन इज 1, दैट इज 2 ऑप्शन है, कोई भी एक ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाए। ठीक है, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स ड्यू टू साइड्स पे ध्यान रखिए। व्हेन द फार एंड इज फिक्स्ड एंड व्हेन द फार एंड इज हिंज्ड, इन दोज केसेस 6 EI डेल्टा डिवाइड बाय L स्क्वायर एंड 3 EI डेल्टा डिवाइड बाय L स्क्वायर विल बी द रेस्पेक्टिव वैल्यूज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गिवन फिगर शोज अ पोर्टल फ्रेम विद लोड्स, द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द फ्रेम विल बी। हमारे पास ये कुछ इस तरीके से फ्रेम है। अब इसके लिए हमसे पूछा है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो इसकी पूरी एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। अगर हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के कुछ पॉइंट्स अगर यहाँ नोट कर लें तो उससे हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका प्लॉट कर सकते हैं। किस तरीके से, देखिए फर्स्ट थिंग यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि दीज 2 पॉइंट्स, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर हिंज जॉइंट, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो आपका मोमेंट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0, जो मोमेंट होगा आपका दैट विल बी इक्वल टू 0। तो पहली बात मुझे ये देखनी कहाँ कहाँ पे मोमेंट 0 दे रखा है, इसमें दे नहीं रखा, दिस विल बी नॉट करेक्ट, दिस विल नॉट बी करेक्ट। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं। नाउ कल मैंने आपको जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का प्लॉटिंग बताया था, आई हैव टोल्ड यू दैट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर द प्लॉटिंग ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास सपोज ये A पॉइंट है, दिस इज पॉइंट B एंड दिस इज पॉइंट C एंड दिस इज पॉइंट D। तो BC मेंबर के अंदर देयर विल बी सम मेंबर एंड मोमेंट्स, MBC और MCB आएगा, उसको हम प्लॉट करेंगे। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि मान लीजिए दोनों के अंदर टेंशन साइड अगर अपवर्ड फेस में है तो इस तरीके से हो जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर एक के अंदर टेंशन फेस ऊपर है एक के अंदर नीचे है तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। कुछ ये पॉसिबिलिटीज है। उसके ऊपर मुझे सुपर इम्पोज करना पड़ेगा योर सिंपली सपोर्टेड मोमेंट ड्यू टू द लोडिंग अप्लाइड, तो इस तरीके से सुपर इम्पोज हो जाएगा। ये मीन्स फॉर वन पॉसिबिलिटी इज दिस एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी इज दिस। अब ऑप्शन में देख लेते हैं क्या ऑप्शन हमारे पास है। इन दिस देयर इज नो ऑप्शन, जो फर्स्ट और सेकेंड हमारे पास दोनों ऑप्शन है, इन दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो दिस इज रॉन्ग। तो क्या ऑप्शन बचा दो, ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज ऑप्शन डी। सो करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक दिस विल बी क्लियर। इफ anyone have any doubts? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, the given figure shows a frame loaded with a single concentrated load P, the fixed end moment developed at support A सपोर्ट के ऊपर कितना मोमेंट जनरेट होगा या फिर ट्रांसफर होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। किस तरीके से करेंगे इसका, हाउ विल वी डू दिस क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करना है, मुझे इस जॉइंट के ऊपर कितना मोमेंट आ रहा है वो कैलकुलेट कर लेना है। मोमेंट विल बी P इंटू एल। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि जो जॉइंट पे मोमेंट आ रहा है दैट इज इक्वल टू P इंटू एल। नाउ सेकेंड पॉइंट इज कि आपको डी जॉइंट के ऊपर आपको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ताकि वो जो मोमेंट अप्लाई हुआ वो किस रेशियो में आपको डिवाइड करना है, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है वो पता लग जाए। इन दिस केस all 3 members have same length and EI value and far end condition is also same, A, B and C, all the 3 joints are fixed joint, means far end condition same है और आपका length और EI भी same है। that means distribution factor क्या होगा, that will also be same, that will be equal to 1/3 for
dA, dB and dC, that will be equal to 1 by 3. Now अब मैं बात करूं, अगर मेरा MDA इज इक्वल टू PL by 3, हमसे पूछा है MAD, क्योंकि मुझे क्या पूछा है, मुझे पूछा है ए एंड के ऊपर कितना मोमेंट जनरेट होगा, ए एंड पे कितना जनरेट होगा। तो MAD कितना हो जाएगा, व्हेन द फार एंड इज फिक्स्ड, जो मोमेंट ट्रांसफर होगा वो कितना होगा, दैट विल बी हाफ ऑफ द मोमेंट अप्लाइड, दैट इज इक्वल्स टू PL by 6। तो करेक्ट आंसर विल बी PL by 6, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है अब तक? चलिए ओके। Question number 4. Which one of the following gives the distribution factor for the member AB and AD? Okay, we have to calculate AB और AD के अंदर आपको distribution factors calculate करने हैं। तो what we have to do is we have to calculate value of member stiffness of AD and AB. Here the joints are rigid joints, तो आपको far end क्या मानना पड़ेगा, that will be a fixed joint, आपको fix मानना पड़ेगा far end. For AD the value of stiffness will be 4 EI by L. 4 EI by L. L here is 5 meters. And for the AB, this will be 4 EI by L. So L here is 2.5. This is the value. अब joint stiffness कितना हो जाएगा? Summation of stiffness will be equal to 4 EI by 5 plus 8 EI by 5. This will be equal to 12 EI by 5. 12 EI by 5. अब मुझे पूछा है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर द AB एंड AD। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर AB कितना हो जाएगा, AB का स्टिफनेस दैट इज 8 EI by 5 डिवाइड बाय जॉइंट स्टिफनेस दैट विल बी इक्वल टू 12 EI by 5. द वैल्यू विल बी इक्वल टू 8 by 12 और आई वुड से 2 by 3 दैट इज इक्वल टू 0.67. 0.67, ठीक है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर AC, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर AD will be equal to 4 EI by 5 divided by 12 EI by 5 and that will be equal to 0.33. तो हमसे पूछा है AB और AD के लिए, तो 0.67 and 0.33 respectively the values will be 0.67 and 0.33. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन C. ठीक है यहां तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है हमको देखिए। A rigid portal frame shown in the figure will not have any side sway. Now side sway का कंसेप्ट आ गया। साइड sway का क्या कंसेप्ट है वो बात कर लेते हैं पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि साइड sway आपका स्ट्रक्चर कब होगा। देयर आर टू कंडीशंस जब आपका स्ट्रक्चर साइड से होगा। देयर आर टू कंसिडर पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज कि when your structure is unsymmetrical. Structure is unsymmetrical. Second is when your loading is unsymmetrical. When your loading is unsymmetrical. इनमें से अगर कोई भी एक कंडीशन आपकी फुलफिल होती है then your structure will be then your structure will sway. ठीक है, your structure will sway. So in this case आपका जो स्ट्रक्चर है, जो आपका स्ट्रक्चर है उसको आपको चेक करना है। लोडिंग आपको गिवन नहीं है। स्ट्रक्चर अगर मैं इसको देखूं, योर स्ट्रक्चर इज सिमेट्रिकल अबाउट दिस लाइन, दिस वर्टिकल एक्सिस, योर स्ट्रक्चर इज सिमेट्रिकल I1 I1 and I2, so structure is symmetrical. Means
अगर मेरा स्ट्रक्चर स्वे नहीं करेगा उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड क्राइटेरिया क्या होगा, दैट लोडिंग शुड बी सिमेट्रिकल, लोडिंग शुड बी सिमेट्रिकल, loading should be symmetrical. So the correct answer will be the loading is symmetrical about its center line. So option C is correct. Okay, next point is for the portal frame shown in the figure, the shear equation is, अब देखिए shear equation क्या होता है, shear equation हम लिखते हैं for the calculation of sway analysis, shear equation जो हम लिखते हैं that is for sway analysis, sway analysis. तो हमें ये देखना होता है कि हमारा स्ट्रक्चर स्वे करेगा नहीं करेगा, अगर वो स्वे करेगा देन वी हैव टू राइट द शेयर इक्वेशन. अब मैं अगर स्ट्रक्चर को देखूं, दिस स्ट्रक्चर विल स्वे, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर भी अनसिमेट्रिकल है और लोडिंग भी अनसिमेट्रिकल है. ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे शेयर इक्वेशन लिखनी पड़ेगी. अब शेयर इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो समझिए. शेयर इक्वेशन इज रिटन समथिंग लाइक दिस. आपका जो ये मेंबर ए बी है उसको अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, सपोज मेंबर एंड मोमेंट्स इज एम ए बी एंड एम बी ए, एंड फॉर सी डी द डी ज्वाइंट इज पिन ज्वाइंट, तो मेंबर एंड मोमेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, एंड एट दिस एंड देयर विल बी अ मोमेंट, सपोज दिस इज एम सी डी. एंड ए पे फॉर एग्जांपल आपका एक हॉरिजॉन्टल फोर्स जनरेट हुआ, सपोज H1, और सी डी पे आपका एक और फोर्स जनरेट हुआ दैट इज H2. डायरेक्शन मैंने इसकी इस डायरेक्शन में ली है. इफ आई सी द इक्विलिब्रियम इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, if I see the equilibrium in the horizontal direction, H1 plus H2 equals to P, क्योंकि आपका H1 भी इस साइड माना है मैंने, H2 भी इस साइड माना है, H1 plus H2 will be equal to P. Now H1 कैसे लिख सकते हैं हम, अगर मैं इसकी इक्विलिब्रियम चेक करूं, दिस इज 4 मीटर्स, मेंबर AB के इक्विलिब्रियम को चेक करूं अगर, तो आई कैन राइट द मोमेंट इक्विलिब्रियम एट दिस पॉइंट, that is equals to H1 into 4, it is acting clockwise, plus MAB plus MBA equals to 0 at that joint. यहाँ से मेरे पास H1 की वैल्यू आ जाएगी, that is minus of MAB plus MBA divided by 4. This is the value. यहाँ से अगर मैं H2 देखूं, H2 into 4 plus MCD equals to 0. H2 equals to minus of MCD divided by 4. H1 आ गया, H2 आ गया, इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमारे पास शेयर इक्वेशन बन के आ जाएगी. तो क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ लिख देता हूँ मैं ऊपर. H1 plus H2 equals to P. H1 is minus MAB plus MBA divided by 4 minus MCD divided by 4 equals to P. यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट MAB plus MBA divided by 4 plus MCD divided by 4 plus P equals to 0. ये हमारे पास शेयर इक्वेशन निकल के आ जाएगी. करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी. समझ में आई कहानी. 2 स्टेप के अंदर करना है इसको. इन द फर्स्ट स्टेप वी नीड टू राइट हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम इक्वेशन. हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के अंदर को क्या करना है, हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या करना है, हमको बैलेंस करना है. उसके बाद क्या करना है, हमको इंडिविजुअल मेंबर्स का हमको वहां पे इक्विलिब्रियम चेक करना है, और उसके बाद हमको वहां पे इक्वेशन लिख देनी है. ठीक है, यहाँ तक. यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टील फ्रेम इज शोन इन द फिगर. इफ जॉइंट O of the frame, the rotational stiffness of the frame at joint O is given by. rotational stiffness पूछा है आपका joint O के ऊपर. तो जितने मेंबर आके मिल रहे हैं सबका इंडिविजुअल स्टिफनेस निकाल दीजिए और टोटल स्टिफनेस आपको पता लग जाएगा एट द जॉइंट. यहाँ पे मैं बात करूँ द मेंबर OA
stiffness will be equal to KOA is equals to 4 EI by L. Stiffness of the member OB is equals to far end is hinged, तो क्या हो जाएगा 3 EI by L, and stiffness of the member OC is equals to 4 EI by L. अगर joint stiffness की बात करेगा, the stiffness of the joint O is given by 4 EI by L plus 3 EI by L plus 4 EI by L. It will be equal to 11 EI by L. Correct answer is option 11 EI by L, that is option A. ठीक है यहाँ तक? चलिए, next question is consider the following statements. If the beam shown in the figure for all position of load W except x equal to 0, bending moment is maximum at B. बिल्कुल सही है ये. When a propped cantilever is there, the maximum bending moment आता है, that will be at the fixed end part. Bending moment is maximum under load. ये गलत है, this is right. Deflection is 0 at A, deflection is 0 at B. B पे आपका क्या है, फिक्स सपोर्ट है. A पे आपका क्या है, एक आपका वर्टिकल सपोर्ट है. तो दोनों पे क्या होगा, दोनों पे आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिफ्लेक्शन क्या होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 0. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, 3 एंड 4. तो 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट. ऑप्शन डी इज करेक्ट. यहाँ पे जब आप कभी भी आंसर देते हैं क्वेश्चन को, तो हमेशा यहाँ पे ये लाइन जरूर पढ़ लीजिएगा. क्या कीजिए, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. अगर यहीं पे अगर ये बोल देता विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, तो सेकंड विल बी द आंसर. ऑप्शन नहीं है हालांकि वो, बट इफ इट इज रिटन देन, ठीक है, देन द ऑप्शन 2 इज ओनली द करेक्ट ऑप्शन. सो इन दिस केस 1, 3 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the fixed beam is subjected to moment m naught as shown in the figure. The fixed end moment will be. Now, कल मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था for the calculation of fixed end moment when a moment m is applied at a distance a from the left end and b from the right end. I have told you on the left end आपका सेम सेंस में जनरेट होगा, that was equal to m naught b into 3a minus l divided by l square. And at this end the moment will be m naught a into 3b minus l divided by l square. बस क्या करना है हमको 2 बार मोमेंट m नॉट लगाना है, एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज, और मोमेंट्स कैलकुलेट कर लेने हैं. चलिए देख लेते हैं क्या वैल्यू जाएंगी फिक्स्ड एंड मोमेंट्स की. फर्स्ट केस में जब हमारे पास मोमेंट m नॉट अप्लाइड है एट अ डिस्टेंस l/4, द फिक्स्ड एंड मोमेंट विल बी इक्वल टू m नॉट b. b here is 3l/4 into 3a. 3a is l/4, तो 3l/4 हो जाएगा 3a minus l divided by l square. तो this will be equal to m naught into 3l square divided by 16 divided by l square. This is minus m naught divided by 16 minus m naught divided by 3m naught divided by 16. This is the first case when आपका moment m naught applied है at a distance l/4. Now मेरा m naught applied है at a distance 3l/4 from the left end and in the anti clockwise sense. तो moment भी क्या जनरेट होगा मेरा, एंटी क्लॉकवाइज होगा. This is suppose m1. अगर मुझे m2 निकालना हो, m2 will be equal to m naught into 3l/4 into l/4, क्योंकि आपका b क्या हो गया यहाँ पे l/4 हो गया. b is l/4. This is 9l/4 minus l divided by l square. 9l/4 minus l will be 5l/4. तो यहाँ पे जब आपकी वैल्यू आ जाएगी that is equals to 5m naught divided by 16. Positive of 5m naught divided by 16. तो total value of moment will be equal to m1 minus m2, क्योंकि आपका सेंस क्या है, अपोजिट है. यहाँ m1 निकालूं तो माइनस 3m naught by 16, m2 is 5m naught divided by 16. This will be equal to minus m naught divided by 2. This is the fixed end moment in this case, m naught divided by 2. Correct option is option C.
कहानी समझ में आई कुछ कुछ? सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, दैट यू शुड रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। कि आपका एम नॉट बी इंटू थ्री ए माइनस एल डिवाइड बाई एल स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रखिए। और यहाँ पे आपका दो अलग अलग लोड के हिसाब से आपका सुपर इम्पोज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। फिक्स्ड बीम विद वेरियस टाइप्स ऑफ लोडिंग विद लिस्ट टू द मोमेंट एट एंड ए। यहाँ पे हमारे पास चार कंडीशंस हैं और उसके लिए हमको कैलकुलेट करना है फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। सारे फॉर्मूले मैंने आपको डिस्कस किए थे। ओके, in the first case the moment at a in the first case W is applied at the center, the moment at A will be WL by 8, तो A का ऑप्शन हो गया आपका 4। UDL is applied, the option will be WL square by 12, when your W is equals to WL by 12 will be the answer, तो option 3। in this case at end A the value will be WL square by 30। अगर आपको याद हो when the where the load is 0, आपका जो मोमेंट था that generated will be equal to WL square by 30। ये तब था जब आप उसको यूनिफॉर्मली वेरिंग कंसिडर करेंगे। when you consider in the terms of total load कितना हो जाएगा 1/2 into WL, 1/2 into WL पुट करेंगे you will get WL by 50। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 and the last will be option 1। तो 4 3 2 1 is the correct answer, that is option C। फिक्स्ड एंड मोमेंट्स के डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं आपसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए मुझे क्या होगा। ये क्वेश्चन करेंगे, दिस क्वेश्चन विल बी डन आफ्टर द जब हम जो है फोर्स मेथड पढ़ लेंगे उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है, बिकॉज दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मेथड। इसको एक बार स्किप कर लेते हैं। ओके, द वैल्यू ऑफ MCD हेयर इज MCD देखिए अब क्या होता है, देयर आर टू केस ऑफ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट केस जब आपका स्ट्रक्चर बीम के अबाउट सिमेट्रिकल हो इन दैट केस जो आपका सेंट्रल मेंबर होता है उस पे जो मोमेंट होता है दैट विल बी इक्वल टू 0, MCD विल बी इक्वल टू 0। तो करेक्ट आंसर विल बी the correct answer will be 0। the correct answer will be 0। in the portal frame shown in the figure below the final end moments are these। तो हमको पूछा है एंड मोमेंट MDC कितना होगा। सिंपल देखिए क्या बोल रहा है हमको, हमारे पास ये मेंबर है AB, MAB is equals to 15, MBA is equals to 10, ठीक है, और हमारे पास एक लोड अप्लाइड है दैट इज इक्वल्स टू 10 किलोन्यूटन एंड MCD is 20 किलोन्यूटन और हमसे पूछा है MDC कितना होगा। MDC विल बी इक्वल टू व्हाट। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास A पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट भी जनरेट होगा,
तो सपोज मैंने मान लिया कि उसकी वैल्यू है h1 और इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, यहाँ मैंने मान लिया कि वो है आपका h2, एंड इफ आई कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम h1 plus h2 plus 10 is equals to 0, h1 plus h2 plus 10 will be equals to 0। ठीक है यहाँ तक। नाउ यहाँ पे मैं चेक करूँ तो आपका जो मोमेंट बैलेंस करूँ अगर मैं बी जॉइंट के अबाउट, तो क्या हो जाएगा देखिए, h1 इंटू 5 क्लॉकवाइज प्लस 10 इंटू 5, सॉरी 10 इंटू 2.5, इट इज ऑल्सो क्लॉकवाइज, प्लस 15 प्लस 10 ऑल आर क्लॉकवाइज इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैं h1 सिंप्लीफाई करूँ तो h1 इंटू 5 इक्वल टू 25 प्लस 25 50, h1 इज इक्वल्स टू सॉरी माइनस 50, h1 इक्वल टू माइनस 10 किलो न्यूटन। h1 की वैल्यू आ गई माइनस 10 किलो न्यूटन। यहाँ से मैं h1 पुट करूँ तो माइनस 10 प्लस h2 प्लस 10 इक्वल्स टू 0। यहाँ से h2 क्या निकल के आ गया, h2 विल बी इक्वल टू 0। मतलब जो मेरा सेकंड एंड पे हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है दैट इज इक्वल्स टू 0। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, CD मेंबर के लिए मैं कैलकुलेट कर लूँगा इक्विलिब्रियम। CD मेंबर के लिए मैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम चेक कर लूँगा, एंड एट पॉइंट C, दिस इज पॉइंट C, दिस इज D, ठीक है। एट पॉइंट C द मोमेंट इक्वल्स टू 0, mdc प्लस 20 इक्वल्स टू 0, वैल्यू ऑफ mdc इक्वल्स टू 20 किलोमीटर, negative 20 किलोमीटर in the opposite direction, and the value will be 20 किलोमीटर। The correct answer is option B। सिंपल कुछ नहीं करना, आपको मेंबर एंड मोमेंट्स दे दिए हैं तो आपको क्या करना है, अब क्या करना है, यू हैव टू मेक द इक्विलिब्रियम डायरेक्शन। क्या करना है, हमें इक्विलिब्रियम वहां पे ड्रॉ कर लेना है, एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू सॉल्व। Okay, question number 21. The slope deflection equation at the end B of the member BC. BC member के end B के ऊपर हमको कैलकुलेट करना है the equation of slope deflection. Slope deflection equation क्या हो जाएगा देखिए, for the member BC there is no load present, MFBC क्या हो जाएगा, MFBC will be equals to 0, MFBC will be equals to 0. So MBC will be equal to MFBC, that is 0, plus 2 EI by L 2 theta B प्लस थीटा सी, और डेल्टा आपका आएगा नहीं क्योंकि BC के लिए क्या होगा, देयर विल बी नो डिस्प्लेसमेंट इन द वर्टिकल डायरेक्शन क्योंकि सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स है। तो करेक्ट आंसर विल बी 2 EI by L, या फिर आपका EI इज 2 EI, तो दिस इज 4 EI by 8 2 थीटा B प्लस थीटा सी। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22. The slope deflection equation at the end 2 of the member 1 2। अब पूछ लिया मुझे वर्टिकल मेंबर के लिए स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, ये जो मेरा वर्टिकल मेंबर है उसके लिए मुझे पूछ लिया स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, ठीक है। ओके, इन दिस केस इफ आई सी M21 विल बी इक्वल टू, आपका कोई भी लोड अप्लाइड नहीं है इसके बीच में, तो द फिक्स्ड एंड मोमेंट विल बी इक्वल टू 0 प्लस 2 EI by L 2 theta 2 theta 1 will be equal to 0 minus 3 delta by L, simply। तो 2 EI by L 2 theta 2 minus 3 delta by L, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट जो है स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन को यूज करके डायरेक्ट इक्वेशन लिखने के लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है आपका, फॉर द फ्रेम शोन इन फिगर द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर द मेंबर CB CD एंड CG। सिंपल क्या करना है, जॉइंट स्टिफनेस निकालना है, इंडिविजुअल मेंबर को आपको स्टिफनेस को डिवाइड करना है जॉइंट स्टिफनेस से।
and you will get the distribution factors. So check the values. At joint C there are 3 members meeting, so the stiffness at joint C will be equal to 4 EI by 8 plus 4 EI by 4 plus 4 EI by 7. This is the joint stiffness at the joint C. अब मुझे पूछा है कि फॉर द CB वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर CB इज इक्वल्स टू CB मेंबर का स्टिफनेस दैट इज इक्वल्स टू 4 EI by 8 डिवाइड बाय टोटल स्टिफनेस KC कैलकुलेट कर लीजिए, क्या आ रहा है, व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ KC, 4 by 8 plus 4 by 4 plus 4 by 7. This will be equal to 2.07 EI, 0.5 divided by 2.07. It will be equal to distribution factor is 0.24. ओके, फ्रैक्शन में है तो 7 डिवाइड बाई 29 कितना होता है 0.24. तो 7/29 विल बी द आंसर फॉर द मेंबर CB. इसी तरीके से नेक्स्ट पूछा है हमसे CD के लिए. डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर CD विल बी इक्वल टू इट विल बी इक्वल टू 4 EI by 4 डिवाइड बाय 20.07. दूसरी बात ये भी है कि जो आपका स्टिफनेस है फॉर द मेंबर CD इज 2 times दैट ऑफ मेंबर CB. क्या हो जाएगा, डायरेक्टली जो भी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होगा वो भी डबल हो जाएगा. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. इस तरीके से भी आप क्विकली देख सकते हैं, आंसर्स पे आप डायरेक्टली यहाँ पे मूव कर सकते हैं. क्लियर है यहाँ तक कहानी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज a uniform beam of span L is rigidly fixed at both support. It carries a uniformly distributed load W per unit length. The bending moment at the mid span is. देखिए बेसिक एप्लीकेशन ऑफ फिक्स्ड एंड मोमेंट्स है. आपके पास फिक्स्ड बीम है जिसके ऊपर यूडीएल अप्लाइड है W इंटेंसिटी का, और आपसे पूछा है सेंटर के ऊपर कितना आपका मोमेंट निकल के आएगा. इन दिस केस फिक्स्ड एंड मोमेंट इज इक्वल टू WL²/12 WL²/12. सेंटर पे अगर मुझे निकालना हो मोमेंट तो मुझे क्या पता करना पड़ेगा, आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिएक्शंस. अब रिएक्शन हैज 2 कंपोनेंट्स. फर्स्ट आपका आएगा फिक्स्ड एंड मोमेंट्स की वजह से, द सेकंड विल बी ड्यू टू यूडीएल. अब फिक्स्ड एंड मोमेंट्स की वजह से मान लीजिए आपका रिएक्शन R1 है, तो R1 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट चेक करूं, R1 into L इज इक्वल टू टोटल मोमेंट. वन इज एक्टिंग क्लॉकवाइज, अनदर इज एक्टिंग एंटी क्लॉकवाइज, तो टोटल मोमेंट विल बी इक्वल टू 0. तो R1 is equals to 0. That means R1 equal to 0. Here it is also equals to 0. Due to UDL, the reaction will be WL/2 and WL/2. So if I calculate the moment at center, that will be equal to WL²/12 in the anti-clockwise sense, negative ले लेते हैं, plus WL/2 into L/2 and minus WL/2 into L/4. इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट WL²/24. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको नोट डाउन करके लिख सकते हैं आप. इफ यू आर गोइंग फॉर अदर स्ट्रक्चरल क्वेश्चन, आपको इसका एप्लीकेशन और इसका काम आने वाला है. दैट इज अगर आपके पास कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर हो और आप उसको डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक कर दें, मान लें कि आपका फिक्स्ड एंड मोमेंट्स है उसको आपने अलग ब्रेक कर दिया, आपने यूडीएल है उसको अलग ब्रेक कर दिया, तो आप अलग अलग रिएक्शन निकाल के आप मोमेंट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, जैसा हमने सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल में भी किया था फॉर द प्लॉटिंग ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. इज दिस क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन is in the analysis of pin jointed plane frames, the force method is generally preferred to the displacement method. This is absolutely correct. क्यों होता है इसका बताता हूँ मैं आप लोगों को.
बिकॉज जो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होते हैं प्लेन फ्रेम्स के दैट आर वेरी हाई देन द कंपेयर टू द स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी, क्योंकि हर जॉइंट के ऊपर आपका मूवमेंट अलाउड होता है, तो जो स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी होती है दैट इज लेस देन द योर वैल्यू ऑफ काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी, ठीक है। तो इन दैट केस द नंबर ऑफ अननोन्स विल बी वेरी हाई अगर हम डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज करेंगे, तो दैट इज व्हाई इट इज प्रिफर्ड। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सेकंड क्या बोल रहा है, द डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्रॉम पिन जॉइंटेड फ्रेम प्लेन फ्रेम इज जनरली much larger than the degree of static indeterminacy and the fourth method requires less formulation and computation than the displacement method। बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली वही आपका रीजन दे रखा है जो आपका होना चाहिए था। तो assertion is correct, reason is also correct and it is correct explanation of A। तो ये ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है यहाँ तक। सो दीज आर मेनली फ्यू क्वेश्चंस जो हमको डिस्कस करने थे बेस्ड ऑन द टॉपिक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड सो फार, ठीक है। Now the next point of discussion is force method of analysis। force method of analysis जैसा हमने डिस्प्लेसमेंट मेथड में किया था, we calculated unknown displacements और उसके हिसाब से हमने कैलकुलेशन की थी। What we'll do in the force method of analysis is we'll calculate unknown forces or displacements, ठीक है। And principle of superposition is also valid here। अगर मैं फोर्स मेथड की बात करूं तो देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स, मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन, थ्री मोमेंट इक्वेशन, आपका स्ट्रेन एनर्जी मेथड। तो नंबर ऑफ मेथड्स आर देयर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अननोन फोर्सेज इन द मेंबर्स। सो वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर मेथड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस, ठीक है। तो इसके बारे में हम करेंगे। जो मेनली आपके जो मेथड्स हैं वो आपका कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड, स्ट्रेन एनर्जी मेथड, थ्री मोमेंट इक्वेशन, ठीक है। तो मेनली आप ये 3-4 मेथड देखेंगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा डिटेल में जाते हैं एसएससी के अंदर। जैसा मैंने जितना मेरे को एक्सपीरियंस है 2 बार क्लियर करने का, तो दे नेवर गो इन डिटेल विद द फोर्स मेथड। जनरली वो इसके अंदर एंटर भी नहीं करते हैं, बट वी विल कवर ईच एंड एवरी टॉपिक, दैट इज आवर कमिटमेंट। हम हर टॉपिक कवर करेंगे। एंड टुमारोज क्लास आई एम गोइंग टू डिस्कस फोर्स मेथड एंड विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ट्रस एनालिसिस। ट्रस के बारे में देखेंगे बेसिक, एंड देन विल मूव टू द अदर मिसलेनियस टॉपिक्स लाइक आर्चेज, मैट्रिक्स मेथड। बहुत ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है अंदर, बट बेसिक इन्फॉर्मेशन विल गो थ्रू एवरीथिंग, ठीक है। तो इन नेक्स्ट 2 days आई विल ट्राई टू कवर ऑल द टॉपिक्स जो आपको मेनली पूछे जाते हैं इन द जो भी आपका सिलेबस के अंदर है उस हिसाब से। एंड यस, वन मोर इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट इज दैट आफ्टर दिस क्लास आई एम कवरिंग all the important topics that I have covered so far in this month। आपने अनाउंसमेंट में भी देखा होगा दैट जो भी आपका टॉपिक कवर हुआ था, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और स्ट्रक्चर एनालिसिस, इस मंथ के अंदर मैंने आपके 2 टॉपिक्स कवर किए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर एनालिसिस। उसको मैं आज और कल 2 क्लास के अंदर पूरा का पूरा एक आपको रिवीजन की तरह आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। सो डू ज्वाइन विद मी एट 10 AM। At 10 AM I'll be there with the revision class of strength of material and structure analysis। उसके अंदर मैं आपसे हर कंसेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ in 2.5 hours today and 2.5 hours tomorrow। means in 5 hours you will get to revise 2 very important topics, that is strength of materials and structure analysis। Do join at 10 AM and after this class, after the 10 AM to 12:30 तक मेरी क्लास रहेगी। आफ्टर दिस आपके साथ चेतन से जुड़ेंगे, who will cover the topics like he has covered is BMC, hydrology and irrigation। and after चेतन सर, प्रांजू सर will be there। वो अपने environment and जो भी टॉपिक उन्होंने कवर किया है they will discuss about that topic। तो आपका एक पूरा एक कंटिन्यूअस आपका वहाँ पे पैटर्न बन जाएगा। in 2 days you will be covering like 5 or 6 important subjects of the SSC examination। तो do join with us at 10 AM। नोट डाउन कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, याद कर लीजिए। एंड यस, जितने लोगों के साथ हो सकता है वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और जो आपकी अपकमिंग क्लास है उसको शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। एंड प्लीज लाइक द वीडियोज दैट आर यू वाचिंग। जो भी आप वीडियो लाइक करते हैं दैट इज एक्चुअली अ मोरल बूस्टर फॉर अस, कि जो भी हम एफर्ट मार रहे हैं आप लोगों के लिए कि वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच रहा है। यू विल गेट द बेनिफिट फ्रॉम दीज ऑल दीज थिंग्स। तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, share with your friends and do subscribe this channel and join at 10 AM। ठीक है, आफ्टर 1 hour, ठीक है, रेस्ट कर लीजिए थोड़ा सा, डू योर ब्रेकफास्ट, ठीक है, रेडी होके आराम से 10 से 12:30 के बीच में आप लोग जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और स्ट्रक्चर एनालिसिस को मैं आप लोगों से
डिस्कस कर दूंगा, एक रिवीजन की तरह आपका वहाँ पे काम आ जाएगा, बिकॉज रिवीजन इज द की, रिवीजन इज द की। तो हर महीने विल फॉलो दिस ट्रेडिशन कि जो भी आपका पूरे मंथ में आपने कवर किया है उसको मंथ एंड में आप लोगों के साथ रिवाइज करा दिया जाए, बिकॉज ऑल्सो अवर स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल टॉपिक इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। तो आपका एक टॉपिक फिनिश होकर आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो अ गुड पॉइंट। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स फ्रॉम द 1st of August। क्लियर है यहाँ तक? क्विकली लाइक दिस वीडियो, ठीक है, मेक दिस वायरल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स so that maximum of you get the benefit of these things। चलिए, okay, thank you very much for joining today's class, ठीक है, and see you after 1 hour। Thank you, take care, goodbye।